ऐसे प्रतिकर्षित हो गई, यानी एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। इसी प्रकार ये भी अगर सीधी जाती इधर और ये भी सीधी आती तो ये काटती, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो ये भी कैसे हो जाएगी? ऐसे, और ये भी कैसे हो जाएगी? ऐसे। इसी प्रकार इधर इससे पर रेखाएं निकलेंगी और इससे पर रेखाएं निकलेंगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि मैग्नीट्यूड समान है। इससे अगर 3, 6 बल रेखाएं निकल रही हैं तो इससे भी कितनी बल रेखाएं निकलेंगी? 6। कितनी बल रेखाएं निकलेंगी? 6। नोट कर लीजिए, जब दोनों आवेश धनात्मक हो तथा उनके परिमाण भी समान हो। मैग्नीट्यूड बराबर है तो बल रेखाओं के नंबर ऑफ लाइन भी समान होंगे। अब ध्यान दीजिए, बल रेखाएं प्रतिकर्षित हो गई। क्या हो गई? प्रतिकर्षित। रास्ता बदल लिया। इसमें भी कितनी है? 3 और 3, 6 बल रेखाएं निकल रही है। इसमें भी कितनी? 6। में बात नहीं कर रहा है 6, लेकिन सिमेट्रिक होनी चाहिए। इसमें भी और इसमें भी। अगर यहां Q है और प्लस Q और यहां होता प्लस 2Q तो बाध्यता हो जाती। इसमें अगर आपने 6 बनाई तो इसमें कितनी बनती? 12। कितनी बनती? 12। अब यहां पर देखिए कोई बल रेखा मौजूद नहीं है इस रीजन में। इसका भी प्रभाव जितना है उतना ही शक्तिशाली ये है। तो यहां पर जो उदासीन बिंदु मिलेगा वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बिल्कुल बीच में। इससे जितनी दूर है ये बिंदु, उतना ही ये बिंदु इससे दूर है। जब दोनों आवेशों के परिमाण क्या हो? समान। जब दोनों आवेश धनात्मक हो उनके परिमाण भी समान हो तो ये बिंदु P है आपका उदासीन बिंदु, न्यूट्रल पॉइंट। उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0। E = 0। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई बल रेखा मौजूद नहीं है और विद्युत क्षेत्र को विद्युत बल रेखाओं के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अगला पढ़े स्मॉल c। इसी में स्मॉल c, जब दोनों आवेश ऋणात्मक हो, जब दोनों आवेश ऋणात्मक हो तथा उनके परिमाण भी समान हो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों नेगेटिव ले लें, -Q और ये -Q। मैग्नीट्यूड तो बराबर है ही, -Q। अब क्या होगा? बस जो बल रेखाएं निकल रही थी अब ऋण है तो क्या होगा? बल रेखाएं अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे। बस केवल एरो का साइन बदल दीजिए। अब भी न्यूट्रल पॉइंट दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर ही आएगा। क्यों? जितना ये शक्तिशाली है उतना ही ये शक्तिशाली है। तो उदासीन बिंदु दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बिल्कुल मध्य में उदासीन बिंदु, जैसा पहले में था, जैसा स्मॉल b केस में था, वैसा का वैसा स्मॉल c केस में बिंदु P को कहा गया उदासीन बिंदु है, न्यूट्रल पॉइंट। अब बात आती है उदासीन बिंदु को थोड़ा सा समझे कि यह है क्या। इसे जस्ट पहले वाले डायग्राम में और इस डायग्राम में, उपर्युक्त दोनों चित्रों में
उपर्युक्त दोनों चित्रों में बिंदु P को उदासीन बिंदु कहते हैं। बिंदु P को उदासीन कहां है ये? जब दोनों आवेश चाहे धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, दोनों के परिमाण भी समान हो, मैग्नीट्यूड क्या हो बराबर, ये नहीं ये Q1 और ये Q2, उस कंडीशन में ऐसा नहीं होगा। बिंदु P को उपर्युक्त दोनों चित्रों में बिंदु P को उदासीन बिंदु कहते हैं। इस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य होता है। याद करो अपने पिछले लेक्चर को। ये मान लीजिए प्लस Q और ये भी प्लस Q, और इससे R डिस्टेंस है एक दूसरे से, तो इन दोनों आपको दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा कि किस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य होगा। तो पहली बात तो लोकेशन कहां, जब दोनों आवेश सजातीय हो, दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच में कहीं पर, जब दोनों के परिमाण अलग अलग हो, लेकिन अब तो परिमाण समान है, इसका मतलब बिल्कुल मिड में, बिल्कुल मिड में, यानी ये डिस्टेंस r/2 और ये भी r/2। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर E1 वेक्टर और इसकी वजह से E2 वेक्टर। बताइए रिजल्ट कितना आएगा? E = 0। ऐसा ही तो केस यहां बन रहा है। उपर्युक्त दोनों चित्रों में बिंदु P को उदासीन बिंदु कहते हैं। इस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य होता है, यानी E = 0। इस बिंदु पर यदि किसी परीक्षण आवेश को रखा जाए तो बोलिए वो गति करेगा या नहीं करेगा? वो है गति नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि E वेक्टर बराबर F वेक्टर अपॉन Q0। तो F वेक्टर बराबर Q0 इंटू E वेक्टर, और F वेक्टर बराबर Q0 कितना भी हो मल्टीप्लाई E कितना है 0, तो F वेक्टर = 0। यदि उदासीन बिंदु पर किसी आवेश को 1 कूलम 2 कूलम 10 कूलम किसी आवेश को रखा जाए तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा, अर्थात वह आवेश गति नहीं करेगा। तो ये था उदासीन बिंदु। उपर्युक्त दोनों चित्रों, मैंने एक साथ बताया उदासीन बिंदु को, उपर्युक्त दोनों चित्रों में बिंदु P को उदासीन बिंदु कहते हैं। इस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य होता है। इस बिंदु पर यदि किसी परीक्षण आवेश को या किसी आवेश को रखा जाए, किसी आवेश को रखा जाए तो उस आवेश पर कोई बल कार्य नहीं करेगा, कोई बल कार्य नहीं करेगा। ओके, स्मॉल d पॉइंट। रोमन सेकंड पढ़ रहे थे, आवेश युग्म के कारण बल रेखाएं खींचना। इसमें इसका लास्ट पॉइंट स्मॉल d पॉइंट। अपन ने क्या क्या कर लिया? जब दोनों आवेश धनात्मक हो तथा उनके परिमाण भी समान हो, जब दोनों आवेश ऋणात्मक हो तथा उनके परिमाण भी समान हो, इन दोनों सिचुएशन में उदासीन बिंदु दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बिल्कुल सेंटर में आया, बिल्कुल बीच में। और तीसरा केस पढ़ा कि जब दोनों आवेशों के परिमाण समान हो तथा प्रकृति अलग अलग हो। ये लास्ट बिंदु पढ़ेंगे, जब दोनों आवेशों के परिमाण भिन्न भिन्न हो तथा प्रकृति समान हो, परिमाण भिन्न भिन्न तथा प्रकृति समान हो। जब दोनों आवेशों के, जब दोनों आवेशों के परिमाण भिन्न भिन्न हो तथा प्रकृति समान हो, प्रकृति समान हो। अब बात आती है कि दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं और दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, यानी प्रकृति समान प्लस Q1 और ये लिया प्लस Q2। आप दोनों जगह माइनस भी ले सकते थे, मैंने Q1 Q2 इसलिए लिया परिमाण भिन्न भिन्न। अब मेरे को बताना पड़ेगा कि Q1 और Q2 में क्या रिलेशन है, Q1 बड़ा है या Q2 बड़ा है, कौन सा है। मैंने माना कि Q1 लेस देन Q2, मैग्नीट्यूड के रूप में Q1 लेस देन Q2, दोनों नेगेटिव भी तो हो सकते हैं। Q1 लेस देन Q2, ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, ये काम अपन ने कर रखा है।
धनावेश से बल रेखाएं निकलती हैं। अब Q1 छोटा माना है मैंने और Q2 क्या माना है, बड़ा। तो बताइए क्या होगा, Q1 से जो बल रेखाएं हैं, Q1 से बल रेखाएं कम निकलेगी और Q2 से बल रेखाएं ज्यादा निकलेगी, तुलना। धनावेश से बल रेखाएं निकलती हैं। ऐसा इसलिए कि यहां 4 बल रेखा, वहां पर कितनी, 6, 8 भी कर सकते हो आप तुलनात्मक रूप में। अगर मैं कहता कि Q2 जस्ट Q1 का डबल है, जस्ट Q1 का डबल है, तो 100% में कितनी लाइन करता, इसमें 4 तो उसमें 8। लेकिन मैंने कहा है कि बस बड़ा है, क्या है, बड़ा। तो बताइए ऐसी कंडीशन भी आपने पढ़ी थी, याद करो। ये आपने पढ़ा था एक क्वेश्चन, ये Q और ये -9Q, ये डिस्टेंस कितनी R। तो दोनों आवेशों को, जब दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हो, तो बिंदु कहां आया था, बाहर की तरफ और छोटे वाले आवेश की तरफ। याद आ रहा होगा, छोटे वाले आवेश की तरफ, इन जिसका मैग्नीट्यूड क्या था, कम। यहां पर बताइए उदासीन बिंदु किधर आएगा, Q1 छोटा है, मैंने माना ही, सपोज Q1 छोटा है Q2 से, तो उदासीन बिंदु बीच में थोड़ी रहेगा। बताइए कहां आएगा, कम परिमाण वाले आवेश की ओर खिसक जाएगा, उदासीन बिंदु। ये बात मैंने बताई दी थी कि बिंदु बी उदासीन बिंदु, वहां तो बिल्कुल सेंटर में था क्योंकि आवेशों के परिमाण समान थे। यहां परिमाण छोटे बड़े हैं, तो उदासीन बिंदु कम परिमाण वाले आवेश की ओर खिसक जाएगा, कम परिमाण वाले आवेश की ओर खिसक जाएगा। तो ये थे आपके आवेश युग्म के कारण 4 केस, A, B, C एंड D। उदासीन बिंदु छोटे या कम परिमाण वाले आवेश की तरफ खिसक जाएगा। अगर ऐसा होता कि ये छोटा होता तो उदासीन बिंदु किधर शिफ्ट हो जाता, इसकी तरफ। ओके, बल रेखाओं में थोड़ा ध्यान रखना, आवेश छोटा है तो बल रेखाएं कम और बड़ा है तो बल रेखाएं ज्यादा। अगर एकदम बना रहे हो दो चीजें एक दूसरे के सापेक्ष, तो जस्ट डबल करना पड़ता। जैसे कई बिना गिनती के बनाते हैं। जैसे मान लीजिए Q है, बल रेखाएं निकाल दी +Q। अब यही यदि +2Q के लिए खींचना है, जस्ट डबल हो गया चार्ज, चार्ज जस्ट डबल हो गया तो बल रेखाएं भी क्या हो जाएंगी, डबल। ओके, 4 और 4 8। अगर आप करते हैं यहां पर, मान लीजिए आप लेते +Q, केवल कितनी लेते 2, तो उसके लिए कितनी हो जाती 4। ये भी सही है और ये भी सही। तुलनात्मक, अगर किसी जगह इसके लिए बनाया और बल रेखा इसके लिए खींचनी पड़े, तो चार्ज जब डबल हो गया तो बल रेखाएं भी क्या हो गई, डबल। ये आपने 4 बनाई, ये भी सही है, और ये आपने इसकी 2 बनाई, ये भी सही है। रोमन थर्ड, आवेशित पृष्ठ के कारण, आवेशित पृष्ठ के कारण। आवेशित पृष्ठ के कारण, आवेशित पृष्ठ के कारण। मान लीजिए कोई धनावेशित पृष्ठ है, ऋणावेशित भी हो सकता है,
बताइए साइन पे धनावेश से बल रेखाएं निकलती। धनावेशित प्रश्न, अगर ये होता ऋणावेशित प्रश्न तो बस केवल एरो का साइन बदल जाता, एरो का साइन बदल जाता। ये था विद्युत बल रेखाओं के कुछ गुण। दो छोटी छोटी टर्म्स जो आगे यूज में आएंगी मैग्नेटिज्म में भी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी। एक टर्म्स आएगी समरूप विद्युत क्षेत्र, समरूप कह दो या एक समान विद्युत क्षेत्र। समरूप विद्युत क्षेत्र या एक समान विद्युत क्षेत्र। समरूप विद्युत क्षेत्र या एक समान विद्युत क्षेत्र। इसी प्रकार आएगा समरूप चुंबकीय क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जहां पर विद्युत बल रेखाओं के बीच की दूरी, विद्युत बल रेखाओं के बीच की दूरी एक समान होती है। जितना गैप इसमें है यहां उतना ही यहां, उतना ही यहां। मान लीजिए यहां पर एक बिंदु लिया ए, यहां बिंदु लिया बी और यहां बिंदु लिया सी, तो बोलिए क्या रिलेशन आएगा? ई ए बराबर ई बी बराबर ई सी। मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि ऐसा क्षेत्र जहां पर विद्युत बल रेखाओं के बीच की दूरी एक समान होती है तथा प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान एक समान होता है, ऐसे क्षेत्र को समरूप विद्युत क्षेत्र या एक समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसी प्रकार से एक नेक्स्ट टर्म्स असमान कह दीजिए, ऑब्लिक असमरूप विद्युत क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र भी होगा, बस कुछ नहीं, यहां पर क्या हो जाएगा? ई की जगह तो बी मैग्नेटिक फील्ड, ई की जगह तो बी और विद्युत बल रेखा की जगह हो जाएगा चुंबकीय बल रेखा। ऐसा क्षेत्र, थोड़ा डायग्राम बनाता हूं उसके बाद डेफिनेशन अपने आप बन जाएगी। ये बिंदु है ए और ये बिंदु है बी। बोलिए क्या आएगा? बताया मैंने ई बी ग्रेटर देन ई ए। बल रेखाएं जहां पास पास वहां पर विद्युत क्षेत्र स्ट्रॉन्ग और बल रेखाएं जहां दूर दूर वहां विद्युत क्षेत्र वीक। यहां बिंदु लेंगे तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा, यहां लेंगे कुछ और होगा, यहां लेंगे कुछ और होगा। यहां पर गैप कम है तो विद्युत क्षेत्र ज्यादा है, गैप बढ़ा थोड़ा कम हो गया, और कम और कम और कम और कम। अलग अलग बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान अलग अलग होता है। तो ऐसा क्षेत्र जहां पर विद्युत बल रेखाओं के बीच की दूरी यहां की समान, यहां पर एक समान नहीं होती है, यहां कुछ है, यहां कुछ है, यहां कुछ है, तथा इसके अलग अलग बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अलग अलग होता है। ऐसे क्षेत्र को असमान बोल दीजिए या असमरूप, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको यूनिफॉर्म। तो ये दो टर्म्स थी, समरूप कह दो चाहे एक समान कह दो, असमान कह दो चाहे असमरूप कह दो। क्योंकि जब अगला लेक्चर अपन आएगा एक दो दिन के बाद में, तो उसमें आएगा एक समान या समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल तथा बलागुण, जब इसकी जरूरत आपको पड़ेगी। इसके हर एक कहीं पर बिंदु ले लीजिए, सभी जगह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समान होगा। यहां पर अलग अलग जगह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अलग अलग होगा। नोट कर लीजिए।
चले आगे। छोटे छोटे क्वेश्चन इस पर कैसे पूछे जाते हैं वो ध्यान दें। नंबर ऑफ फील्ड लाइन, चाहे वो धनावेश में घुसने वाली हो, चाहे ऋणावेश में घुसने वाली हो, चाहे धनावेश से बाहर निकलने वाली हो, समानुपाती मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यानी विद्युत बल रेखाओं की नंबर ऑफ फील्ड लाइन, उनकी जो संख्या है समानुपाती होगी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जैसे मैंने कहा कि प्लस क्यू चार्ज है, इससे आप दो बल रेखा निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं है तो। लेकिन यहीं पर अगर प्लस 2q चार्ज है तो इससे कितनी बल रेखा निकालनी पड़ेगी? 4। परिमाण बढ़ गया, q का कितना हो गया? 2q, तो बल रेखा 2 की कितनी हो गई? 4। धनावेश से बल रेखाएं निकलती। इसके तुलना इसी प्रकार मान लीजिए प्लस q है, आपने कितनी निकाली? 4, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है। अब अगर परिमाण डबल कर दिया प्लस 2q, तो अब कितनी होगी? 4 दूनी 8। अब 8 आप ऐसे नहीं खींच सकते, गलत। सिमेट्रिक होनी चाहिए, ऊपर भी और है नीचे, सममितता। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन समानुपाती मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यानी आवेश का परिमाण बढ़ता है तो बल रेखाओं की संख्या भी बढ़ती है। नोट कर लीजिए। इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, ये दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन है। ओके, और अपन से पूछा है Q1 बटा में Q2 इक्वल टू क्वेश्चन। तो देखिए कैसे सोल्व करें। अभी तो मैंने लॉजिक बताया, कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन, चाहे वो आने वाली हो चाहे जाने वाली हो, समानुपाती मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। Q1 बटे Q2 का मान बताना, ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन, इससे कितनी बल रेखाएं निकल रही है? बल रेखाएं निकल रही है, इसका मतलब स्वाभाविक सी बात है ये पॉजिटिव चार्ज है, और इसमें बल रेखाएं जा रही है, इसका मतलब ये क्या है? नेगेटिव चार्ज। तो Q1 मोड अपॉन Q2 मोड बराबर, जो बात बताई उसी के ऊपर आधारित प्रश्न है। कितनी बल रेखाएं निकल रही है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी 8 बटा Q2 में कितनी जा रही है? 2 और 2 4,
तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो क्या आया Q1 अपॉन Q2, मोड है ये, बराबर कितना आया 2। लेकिन आपने से पूछा है Q1 अपॉन Q2, तो सीधी सी बात है Q1 अपॉन Q2 क्या है माइनस Q2 बराबर क्या है 2, तो बोलिए क्या आएगा Q1 अपॉन Q2 बराबर माइनस 2, Q1 अपॉन Q2 बराबर माइनस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मैंने सिमेट्री बताई आपको सममितता, इसका मतलब समझिए ये Q1 है और ये क्या है Q2। आप क्या ऊपर ऊपर से थ्योरी पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं आपसे, Q1 और Q2। और पूछा है Q1 और Q2 में से कौन सा बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा, यानी Q1 बड़ा होगा या Q2 बड़ा होगा। अब ध्यान दीजिए, सिमेट्रिक बनाते हैं, जैसे ऊपर है वैसे नीचे लाइन खींचे अपने, ये खींचिए अपने खींचिए। अब ध्यान दीजिए कौन, इसको अल्फा मान लो और इसको क्या मान लो बीटा, यानी अल्फा बड़ा है किससे बीटा से, अल्फा बड़ा है किससे बीटा से, यानी ये हुआ कि Q2 बड़ा है, मैग्नीट्यूड लिया है Q2 बड़ा है किससे Q1 से। देखिए कैसे, समझिए इस बात कि मैंने ऐसा कैसे कह दिया। मैंने कहा था Q चार्ज है तो कितनी बल रेखा, मान लीजिए 4 निकली प्लस Q, और ये हो गया प्लस 2Q, तो कितनी खींचो 4 का, जैसे परिमाण डबल हो गया तो बल रेखा भी डबल 8 होनी चाहिए। बाहर निकलेंगे। अब ध्यान दीजिए, यही तो एंगल था, यहां एंगल क्या है ज्यादा, यहां एंगल ज्यादा है और यहां एंगल क्या है कम, यहां एंगल क्या है कम और यहां एंगल क्या है ज्यादा, यहां एंगल क्या है ज्यादा। इसी वजह से मैंने इसका सिमेट्रिक का नीचे खींची एक लाइन, और ये एंगल अल्फा और वो एंगल बीटा है, अल्फा बड़ा है किससे बीटा से, अल्फा बड़ा है किससे बीटा से, तो Q2 बड़ा है किससे Q1 से, Q2 बड़ा है किससे Q1 से। नेक्स्ट लेक्चर में अपन चर्चा करेंगे विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और इसकी वजह से विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर, निरक्ष पर तथा किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की कैलकुलेशन करेंगे। ओके, थैंक यू।